नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या पर जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करती है, और वो समस्या है घुटनों का दर्द। आज हमारे साथ हैं मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सीनू कुमार भास्करन। डॉक्टर भास्करन 20 वर्षों से अधिक समय का अनुभव रखते हैं और 1000 से अधिक सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट वे कर चुके हैं। आज के साक्षात्कार में हम उनसे जानेंगे कि महिलाओं में घुटनों की समस्या अधिक क्यों पाई जाती है, क्या पुरुषों और महिलाओं की घुटनों की संरचना में कोई अंतर होता है, हार्मोनल बदलाव और जीवन शैली घुटनों की सेहत पर क्या प्रभाव डालती है, और उम्र बढ़ने के साथ घुटनों की समस्या कैसे बढ़ती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि घुटनों की समस्या को रोकने के लिए कौन से व्यायाम, योगासन और आहार अपनाने चाहिए। तो आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सीनू कुमार भास्करन का। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर सीनू कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नी पेन के बारे में, खासतौर से जो नी पेन महिलाओं को परेशान करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा भी जाता है। तो सबसे जी। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घुटनों से जो जुड़ी समस्याएं होती हैं वो महिलाओं में क्यों अधिक देखी जाती हैं। पहले नमस्ते, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और स्पेशली इस अवसर पे, वुमेन्स डे के अवसर पे हम स्पेसिफिकली ये जानेंगे कि ये लेडीज महिलाओं में हम इस प्रकार के जो चेंजेस है जॉइंट्स और बोन स्ट्रक्चर में क्यों देखते हैं। वो स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो चेंजेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस के विथ इंक्रीज्ड इंसिडेंस, यानी महिला फीमेल्स में जो ज़्यादा दिखते हैं वो हमारी कंट्री में या अपने जो ज्योग्राफिकल एरिया में हम ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पे इट इज़ वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन और वुमेन में इक्वली ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रमाण रहता है। लेकिन हमारे कंट्रीज में हमारे तरह के जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वहाँ पे इट इज़ डेफिनेटली मोर लेडीज रिलेटेड इशू। इसके 2-3 कारण रहते हैं। एक तो जो डाइटिक रीजंस रहता है बिकॉज ऑफ intake, poor intake of calcium during the childhood, and after the age of 40 there are certain hormonal changes जो set in होते हैं, जिसके वजह से बोन का जो स्ट्रक्चर है, कॉर्टिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। एंड उसके वजह से थोड़ा सा जो एज रिलेटेड चेंजेस जिसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं, अलाइनमेंट चेंजेस जो सेट इन हो जाता है, उसकी वजह से जो जॉइंट है, जोड़ों पे है, एबनॉर्मल लोडिंग होता है, यानी एक साइड पे दूसरा साइड के कंपैरिजन में ज्यादा लोड हो जाता है और उसकी वजह से वहां पे वेयर एंड टेयर होना शुरू होता है। ये एक कारण है। और दूसरा एक कारण रहता है, स्पेशली रूरल एरियाज की जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि लेडीज जो रूरल साइड में है वो घर के जब काम करते हैं, अपने रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, काफी बार वो नीचे बैठ के या पालती जो मार के या चौकड़ी मार के बैठने का उनका जो आदत रहता है, उसकी वजह से भी अपने जो घुटने हैं और हिप जॉइंट्स है उसके ऊपर काफी स्ट्रेन आते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वेयर एंड टेयर ज्यादा महिलाओं में है एज कम्पेयर टू मेल्स। जी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इनका मेन एंड वीमेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो घुटनों का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कोई डिफरेंस होता है जिसकी वजह से महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है ये पेन। एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस है दोनों में, जैसे घुटने का जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू मेल्स। बट बायो मैकेनिकल स्टडीज जो हमने किया है उसके वजह से वी हैव सीन दैट वो ज्यादा कोई डैमेज नहीं करता है, लेकिन वो शेप की बात हुआ। लेकिन जो स्ट्रक्चर की बात जो मैंने कही थी पहले भी, तो उस स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली है फीमेल्स वर्सेस मेल्स में। तो फीमेल्स का जो कॉर्टिकल स्ट्रेंथ जो है बोन का, दैट इज डेफिनेटली लेसर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। वो डेफिनेटली वीकनेस एक रहता है, कॉर्टिकल वीकनेस या स्ट्रक्चरल वीकनेस बोन में रहता है, तो उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वहां पे इट इज लेसर एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये वाला बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस की वजह से हम जो एज रिलेटेड नेचुरल वेयर एंड टेयर वाला प्रोसेस है उसके जो इफेक्ट्स लेकिन दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल में, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स है, जैसा हड्डी का वेयर मींस डिफेक्ट फॉर्मेशन या अलाइनमेंट चेंज होना या डिफॉर्मिटी फॉर्मेशन,
ये सब लेडीज में, महिलाओं में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मी। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आती है कि जो वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी होती है, मेनोपॉज़ होता है, तो इन सब का भी कहीं कोई इफ़ेक्ट इनकी बोन की डेंसिटी पे या बोन पेन को लेकर के आता है? डेफिनेटली वुमेन का जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है, बेसिक हार्मोन जो है एस्ट्रोजन करके जो उनका हार्मोन है, वो उनका जो स्केलेटल सिस्टम के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। तो जब तक उनका हार्मोनल सिक्रीशन होता है अप टू द एज ऑफ 45-50, जब मेनोपॉज शुरू नहीं होता है तब तक जो हार्मोनल सिक्रीशन है एस्ट्रोजन का, वो उनका बोन स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही वो एस्ट्रोजन लेवल्स ब्लड में उनका कम हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज, जो कैल्शियम डिपोजिशन जो बोन में होना चाहिए फ्रॉम ब्लड टू बोन जो जाता है, उसमें एक सीवियर ब्लॉकेज जैसा आ जाता है। तो बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन इतना नहीं होता है, दैट लीड्स टू डेफिनेट वीकनेस। तो मेनोपॉज एक कारण हुआ जिसमें हम देखते हैं कि बोन वीकनेस होता है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। और उसके अलावा जैसे आपने सही जो बताया है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग जो रहता है, ये दोनों कंडीशंस रहते हैं जिसमें बॉडी पे एक एक्स्ट्रा लोड रहता है कैल्शियम के लिए। सो प्रेगनेंसी में हमें ये याद रखना है कि एक फीटस जो है उस महिला के अंदर ग्रो हो रहा है, तो उसके जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है एडिशनल, तो वो रूटीन कैल्शियम रिक्वायरमेंट से कॉम्पेंसेट नहीं हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन हैज टू मेक श्योर कि उनका कैल्शियम इंटेक नॉट जस्ट प्रोटीन जो देते हैं लेकिन डबल होना चाहिए। इसलिए वो डायटिक जो सपोर्ट है, डाइटिशियन का सपोर्ट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लेकिन आजकल कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट कैल्शियम और विटामिन डी भी प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि हम दैट कैल्शियम लेवल्स मेंटेन कर सके एंड दे डोंट हैव कॉम्प्लिकेशन। सिमिलरली जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या लैक्टेशनल फेस है, उसमें भी बिकॉज ऑफ दैट फीडिंग देयर इज अ लॉट ऑफ कैल्शियम लॉस जो है, बिकॉज वो बेबी के लिए जाता है। एट द सेम टाइम इट इज अ कॉम्पेंसेटेड सिचुएशन जो महिला के बॉडी में है, तो उस टाइम पे भी यू हैव टू एडिक्वेटली मेक श्योर दैट कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का इंटेक है, मेंटेन है। सिर्फ मेंटेन नहीं, इनफैक्ट वो डबल होना चाहिए उस दौरान प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के। ओके। डॉक्टर साहब इसके बाद एक बात और आती है, आपने थोड़ी देर पहले लाइफ़स्टाइल को लेकर के बात की थी, खासतौर से जी, आपने रूरल वुमेन के बारे में बताया था कि वो बैठ कर के पालथी मार करके काम करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन और नी पर काफ़ी स्ट्रेन आता है। लेकिन अगर हम अर्बन वुमेन की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर में कुकिंग करती हैं, वो लगातार खड़े रह कर के करती हैं, तो इससे भी बोन पर लोड तो आता ही होगा। तो इस बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल को अगर हम अर्बन वर्सेस रूरल देखें, तो थोड़ा अर्बन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अर्बन वुमेन के लिए आप क्या बताते हैं? क्या देखते हैं आप? एब्सोल्युटली राइट सर। वो अर्बन वुमेन का जो लाइफस्टाइल्स और इश्यूज कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि आजकल अर्बन वुमेन ऑफ कोर्स घर में भी वो लोग अपने ड्यूटीज रहते हैं, लेकिन उसके साथ आजकल काफ़ी वुमेन महिलाएं जो है वर्किंग वुमेन भी है, तो उनको सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑफ सिटिंग वर्किंग वो सारी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो स्ट्रेन और लोड है कंटिन्यूअस सिटिंग या स्टैंडिंग की वजह से जो रहता है, वो जॉइंट्स के अलावा वो उनके स्पाइन के ऊपर भी रहता है। तो स्टैंडिंग इन वन पोजीशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और अगर पोस्चर सही नहीं रहा है, स्पेशली कुकिंग के टाइम पे उनका ध्यान यहाँ वहाँ पे है, यू नो दे आर नॉट फोकसिंग किस पोजीशन में खड़े हैं, तो कभी-कभी थोड़ा अनफिजियोलॉजिकल पोजीशंस में टर्न होके काफ़ी टाइम तक खड़े रहते हैं। तो इसका लोड स्पाइन पे बहुत ज़्यादा है और जी। इनको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होने के बहुत चांसेस है। हुँ। और जैसे मैंने बताया कि आजकल मोस्ट ऑफ द लेडीज़ और महिलाएँ जो है एम्प्लॉयड है, जी, और वो मैं आजकल का वही जो आपसे कहना वाला था कि कुछ महिलाओं का ये है कि उनका प्रोफ़ेशन ही इस तरह का है, उनको लॉन्ग आवर्स तक उनको खड़े होना होता है। तो जी, उसकी वजह से भी क्या ये दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। स्टैंडिंग इज़ समथिंग जो व्हिच इज़ फिजियोलॉजिकल कर सकते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करना चाहिए कि एवरी 45 मिनट्स या 1 आवर में चेंज इन पोज़ीशन हो। थोड़ा टाइम बैठ के रह सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत चल के आ सकता है। लेकिन एक कंटीन्यूअस पोज़ीशन में स्टैंड करना इज़ डेफिनिटली नॉट हेल्दी फॉर बोथ द जॉइंट्स एज़ वेल एज़ द स्पाइन। जी। डॉक्टर साहब पहले ये कहा जाता था कि जो नी पेन है, बैक पेन है, ये पुराने या बुजुर्ग होने पर या ओल्ड एज होने पर ये समस्याएँ ज़्यादा देखी जाती थी। लेकिन अब अर्ली एज में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपने कुछ कॉज़ तो बताए थे कि कैल्शियम इंटेक की कमी है और बाकी अदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं।
तो उनकी जो शॉर्टकमिंग होने की वजह से ये होता है। तो इसके अलावा कोई और रिसर्च या कोई ऐसी चीज फाइंडिंग्स हो जो ओवर द इयर्स महिलाओं को अफेक्ट कर रही हैं, उसके बारे में आप अगर बताना चाहें। डेफिनेटली जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम अभी बता रहे थे, स्पेशली अर्बन एरियाज में उनका स्टैंडिंग वर्किंग और जो वर्किंग में जैसे हमने बताया कि सिटिंग इन वन पोजीशन एंड वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग डेफिनेटली बैक के ऊपर स्ट्रेन डालता है। और सेकेंडली ऑल्सो लाइफस्टाइल में जो है आजकल कुछ लोग इतना बिजी हो जाते हैं बाकी चीज़ों में, अपना बॉडी का जो बेसिक एक्टिविटी लेवल्स जो है, जैसे वर्किंग और स्टैंडिंग ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। अपने को अपना बॉडी का अगर संभालना है तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी यानी लोड बियरिंग एक्टिविटी जो बोलते हैं, यानी छोटा वॉक के लिए जाना, गोइंग फॉर सम जेंटल जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें करके अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को फिट रखना बहुत जरूरी है। तो इट इज वेरी क्लियरली सीन दैट एक तो डाइटरी इनटेक एंड सेकेंड इज लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ये दोनों चीजों पे काफी ध्यान देना चाहिए। डाइट में आजकल ऑफ कोर्स देयर इज अवेयरनेस तो है लोगों में कि हमें हेल्दी खाना है वगैरह, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर दैट जस्ट टू कभी इट इज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम की वजह से ऐसा होता नहीं है, तो डाइट में भी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लाइफस्टाइल्स की वजह से, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल्स की वजह से एक्सेसिव कॉफी इनटेक, आजकल इवन लेडीज में दिखते हैं कि अल्कोहल या स्मोकिंग का वगैरह जो इंक्रीज है, ये सारी चीज भी डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस। जी, उसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जो एक्सेसिव कंजम्पशन आप जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोला की जो हम अगर बात करें, तो ये जी। कितना अफेक्ट करते हैं सर? डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बोलते हैं बाइकार्बोनेट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स जो है वो डेफिनेटली आपका कैल्शियम लेवल्स को डिप्लीट करता है बॉडी में, एंड इट कैन लीड टू सो कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स स्पेशली द आर्टिफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपके कैल्शियम लेवल्स को डिप्लीट करता है, आपका बोन स्ट्रक्चर को वीक कर सकता है। तो ये बिल्कुल एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग नहीं है जो एक्सेसिव इनटेक करते हैं ये सारे एरेटेड ड्रिंक्स के। जी, डॉक्टर साहब, इसके बाद अब जानना चाहेंगे, ये तो आपने प्रिकॉशन की बात कर ली, डाइट की इनटेक की बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात कर ली, और हार्मोनल चेंजेस और तमाम जो मतलब प्रोबेबल कॉज हो सकते हैं नी पेन के। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अगर ये समस्या बढ़ती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, और उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट तक की बात करेंगे, और उसके बाद की सीन के भी हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। तो एडवांस जो भी ये सब वेयर एंड टेयर वाले इश्यूज है, जैसे आर्थराइटिस है या स्पाइन के वेयर एंड टेयर होता है, तो सबके इनिशियल स्टेजेस में स्प्रेन या इन्फ्लेमेशन के फाइंडिंग्स रहते हैं जो डेफिनेटली मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं। तो एक ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में आते हैं, इनका अर्ली लेवल इन्फ्लेमेशन ही रहता है या माइल्ड स्प्रेन रहता है, या तो बैक का या हिप का या नी का। तो ये सारे पेशेंट्स को यूजुअली हम मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों को ब्रेस लगता है या कुछ इंजेक्शंस लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने नी में देखा तो इट कैन लीड टू वेयर एंड टेयर इन द जॉइंट्स। जो वेयर एंड टेयर यानी जो जॉइंट के बीच का जो कुशनिंग का लाइनिंग है वो घिस के निकल जाता है। वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये पूरा निकल जाता है तो हड्डी जो है अपने जॉइंट में उसका डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर उसका फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, और ये सिचुएशन काफी पेनफुल रहता है। यहाँ पे हम मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से सिर्फ टेम्परेरी हम पेन कम कर सकते हैं, इट इज नॉट वो उसका इलाज नहीं करा सकते। तो और ये मेडिसिन जो है पेन किलर्स है जो हम लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते या भी लॉन्ग टर्म भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स है, किडनी लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम डेफिनेटली सर्जिकल इंटरवेंशन का एडवाइस करता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है पेन की वजह से बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पाता है। यानी बेसिक्स जैसे बाहर तक जाना या कभी कभी घर के अंदर भी बाथरूम तक जाना, डाइनिंग टेबल तक चल के जाना, ये सारी चीजें काफी चैलेंजिंग हो सकता है पेशेंट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम सर्जिकल ऑप्शन ऑफर करते हैं, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। और ये अभी काफी प्रूवन प्रोसीजर है, पिछले 50 साल से करते आ रहे हैं दुनिया भर में, और इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया है।
और आजकल विथ न्यूअर टेक्निक्स ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे हम ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं, हम इसको डेफिनेटली बहुत एक्यूरेटली जो पेशेंट का जी, नी जी। का अलाइनमेंट है, ये सब बहुत अच्छे से हम करा हाँ, मैं सकते हैं। आई वाज़ अबाउट टू आस्क, क्योंकि आप रोबोटिक सर्जरी में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो जो पहले मैनुअल सर्जरीज़ होती थी और वर्सेज़ अगर आप रोबोटिक सर्जरीज़ देखते हैं, तो थोड़ा-सा इसको भी आप हाइलाइट करेंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी, तो इसके लिए मैं जस्ट थोड़ा बेसिक बताऊँगा कि नी सर्जरी में होता क्या है जब आर्थराइटिस रहता है। तो नी सर्जरी में बेसिकली जब दोनों हड्डी एक-दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होता है, तो गैप जो पूरा चला गया हम उसको रिक्रिएट करते हैं। उसको रिक्रिएट करने के लिए हम जो डैमेज्ड बोन को हम जस्ट थोड़ा-सा शेव करके उसके ऊपर कैप पिटाते हैं दोनों साइड में, तो उससे वो गैप तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको नी आर्थ्रोप्लास्टी या नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। नॉर्मली जब हम इसको करते हैं, हम उसको रूटीन कन्वेंशनल जिग से करते हैं। हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उसको नी के ऊपर प्लेस करके वो लेते हैं। लेकिन इसमें सर्जन का काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है कि वो सर्जन आईबॉल करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कितना बोन काटना है, कौन से एंगल में काटना है, ये सर्जन डिसाइड करते हैं। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस सर्जन्स ओवर 15-20 इयर्स के प्रैक्टिस में एक दे गेट अ वेरी गुड आइडिया कि उसको करेक्टली कैसे प्लेस करना, और इतने साल तक हमने सक्सेसफुली नी रिप्लेसमेंट्स ऐसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन नाउ विथ रोबोटिक्स का एडवांटेज है कि ये जो प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट है, कौन से एंगल में कट करना है, कितना मिलीमीटर कट करना है, ये सारी चीज़ बिफोर द प्रोसीजर इटसेल्फ एक पेशेंट का सीटी स्कैन ये रोबो के पास फीड हो जाता है, और रोबो एक प्लान बना के सर्जन को पहले प्रेजेंट करता है कि इस एंगल में करेंगे तो हमको इतना सॉफ्ट टिश्यू एंगल मिलेगा, सॉफ्ट टिश्यू लैक्सिटी मिलेगा। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन जो मिलता है फॉर अ सर्जन, वो काफ़ी यानी एक्यूरेटली पेशेंट को सर्जरी करके प्रिसाइजली इम्प्लांट प्लेस करने के सर्जन को मदद करता है। एंड अलोंग विद दैट सिर्फ प्लानिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट नहीं, वो रोबो फिर आके उसका एक काम भी रहता है जिसमें वो आके जो एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सर्जिकल प्रोटोकॉल है वो एकदम एक्यूरेटली कर लेता है। सो द ह्यूज एडवांटेज ऑफ रोबोटिक्स इज हम लोग पेशेंट को एग्जैक्टली हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट को किस तरीके के एंगल में कैसे प्लेस करना है, कितना टेंशन में प्लेस करना है, वो एग्जैक्टली हमको प्लान करके प्लेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स रोबोटिक्स एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है, तो इसमें ह्यूमन एरर का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जी, कितने जी। भी एक्सपीरियंस सर्जन हैं, हम लोग हज़ारों सर्जरी करने के बाद ह्यूमन एरर का हमेशा एक देयर इज़ अ चांस दैट कैन कम हियर एंड देयर, बट द एडवांटेज विथ रोबोटिक्स इज़ ए प्योरली न्यूमेरिकल, उसमें फीडबैक दिखता है, आपके आँखों के सामने देख सकते हैं कि आपको ये टारगेट हिट करना है, और वो टारगेट हमेशा वो बराबर वहीं तक ही चला जाएगा। तो वो करेक्ट पोज़ीशनिंग का जो फ़ायदा है पेशेंट को, सिर्फ़ फंक्शन ही नहीं, लेकिन वो जितना एक्यूरेटली इम्प्लांट प्लेस होता है, उतना लंबा वो पेशेंट के लाइफ़ में वो इम्प्लांट काम करेगा। सो दैट इज़ द बिग एडवांटेज ऑफ रोबोटिक्स, और डेफ़िनिटली अभी फ्यूचर तो इसी के तरफ है। जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और है कि जब ये सर्जरी होती है तो यूजुअली जो पेशेंट होता है, उसके अटेंडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि ये सर्जरी कितना लास्ट करेगी, ये जो नी रिप्लेसमेंट है कितना लंबा चलेगा? तो इसको लेकर के भी अगर आप थोड़ा-सा लोगों को, हमारे दर्शकों को बता सकें। जी, स्टैंडर्ड जो नी रिप्लेसमेंट्स है, जो कोबाल्ट, क्रोमियम और टाइटेनियम से हमने जो एलॉयज़ से बना हुआ नी कैप्स थे, हमने जो यूज़ किया है, दे हैव लास्टेड अ गुड उनका अराउंड 10 से 15 साल तक का तो लाइफ है ही। इनिशियल वाले जो एलॉयज़ यूज़ किए थे, जो 20-25 साल पहले यूज़ किए थे। लेकिन विथ न्यूअर इम्प्लांट्स, न्यूअर डिज़ाइन्स, फिर रोबोटिक्स जैसा टेक्नोलॉजीज़ जिसमें हम उसको एक्यूरेटली प्लेस करते हैं, इसमें तो हम डेफ़िनेटली होप करते हैं कि ये इम्प्लांट्स तो कम से कम 25-30 साल तक तो ऑन एन एवरेज चलना चाहिए। उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन हम लोग सर्टेन हैं कि ये कम से कम 25-30 साल तक तो बिना कोई तकलीफ का पेशेंट के लिए रहना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, चलते-चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस तरह की सर्जरी प्लान कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो उनको अगर कोई हॉस्पिटल चूज़ करना है या सर्जन चूज़ करना है, तो उसको चूज़ करने के लिए किन की फैक्टर्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए?
पहले नंबर का तो वही देखना चाहिए कि ऐसे सेंटर चूज़ करना चाहिए जहाँ पे ये सर्जरी रूटीनली होता है, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस से सर्जरी करते हैं। क्योंकि आई थिंक सर्जन के साथ ही आल्सो हैज़ टू हैव अ वेल ट्रेन्ड टीम, प्रोटोकॉल्स जगह पे रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ के लिए एक हाई वॉल्यूम सेंटर जो बोलते हैं, जहाँ पे इनफ सर्जरीज़ होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ एक भी फाइंड आउट करना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी या इसके क्या-क्या अवेलेबिलिटीज़ है, जैसे रोबोटिक्स हुआ, कंप्यूटर नेविगेशन हुआ। ये पेशेंट का रिसर्च में दे शुड आस्क द सर्जन कि क्या-क्या आपके पास टेक्नोलॉजी से आप कौन-सा इम्प्लांट यूज़ करेंगे, इसका क्लियर डिस्कशन होना चाहिए एंड वो सब उनके पास होना चाहिए। दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंटर जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। एंड थिर्डली आपको उस हॉस्पिटल का ट्रैक रिकॉर्ड रिगार्डिंग इन्फेक्शंस का पता रहना चाहिए। क्योंकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है कि इन्फेक्शन होना। तो आपको ऐसे हॉस्पिटल चूज़ करना चाहिए जहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी कम हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है, यू कैन आइदर डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम दैट सोर्स और यू कैन इनडायरेक्टली कहीं से आपको रिसर्च करके आपको पता लगा के। सो दीज़ आर द 3 मेन क्राइटेरिया, देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, second is low rates of infection and third is high volume center, यानी जहाँ पे सर्जरी काफी मात्रा में होता है ताकि सर्जन और उनका टीम का प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच रहता है और सर्जरी स्मूथली हो जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छे इनपुट्स हमारे दर्शकों को दिए हैं आज, जिससे कि वो सबसे पहले तो नी पेन क्या होता है वहां से आपने उनको डिफाइन करते हुए हमने ये भी डिस्कस किया कि उसके कॉज क्या होते हैं, उन कॉज को कैसे रूट आउट किया जा सकता है, और अगर इसके बावजूद जरूरत पड़ जाती है नी रिप्लेसमेंट की तो क्यों और कैसे उसकी सर्जरी की करवानी चाहिए, और व्हाट आर द बेस्ट सेंटर्स और सर्जन्स जो उसमें आपकी परफेक्टली हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस इंटरव्यू में कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स हम लोग हैं यहाँ पे एज सर्जन्स आपको हेल्प करने के लिए। कुछ भी आर्थराइटिस डेवलप हो गया तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब सिचुएशन अवॉइड करने के लिए ट्राई करना चाहिए बाय मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल। डाइट के हिसाब से, रेगुलर एक्टिविटी के हिसाब से अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगा कि आपको सर्जरी या ऑपरेशन लगेगा। जी, ये तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके बावजूद आपकी सिचुएशन खराब हो गई है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट सर्जन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो भी अब इंडिया में अवेलेबल हो गई है। तो आई होप कि पेशेंट्स को और इन पब्लिक इन जनरल जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको नी पेन से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी क्वेरीज हैं, जो उनके दिमाग में शंकाएं हैं, वो सब दूर हुई होंगी। और इसके बावजूद अगर दर्शकों आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इस इंटरव्यू में छूट रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम डॉक्टर सीनू कुमार से जब नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, नेक्स्ट उनका इंटरव्यू करेंगे, तो आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो उनके हम आंसर उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सीनू कुमार फॉर स्पेयरिंग टाइम और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।